स्टूडेंट्स आज अपन प्रशासनिक विधानों को टैक्स प्लानिंग फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ सुझाव के ऊपर चर्चा करेंगे एवं साथ ही उसके बाद में टैक्स प्लानिंग की संगठनात्मक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ने कल प्रशासनिक विधान की समस्याओं के बारे में देखा, कौन कौन सी समस्याएं हैं। आज उन समस्याओं के समाधान के संबंध में सुझाव बताएंगे आपको। उसमें सबसे पहला सुझाव ये दिया जा सकता है कि प्रशासनिक विधान हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, वो जन साधारण की भाषा में तैयार किए जाएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति सरलता से इनको पढ़ सके और समझ सके। दूसरा है प्रशासनिक विधान संक्षिप्त किंतु पूर्ण होने चाहिए। संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत विस्तृत नहीं हो और पूर्ण भी हों। तीसरा पॉइंट इसका ले सकते हैं कि प्रशासनिक विधानों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्लानिंग हमेशा दीर्घकालीन होती है और अगर अपन जल्दी जल्दी उनमें परिवर्तन करते हैं तो प्लानिंग में समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट सजेशन दे सकते हैं कि प्रशासनिक विधान दीर्घकालीन कर नीति पर आधारित होने चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर आधारित होने चाहिए प्रशासनिक विधान। और जो प्रशासनिक विधान हैं वो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज एवं सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। उसके बाद में एक सुझाव अपन दे सकते हैं, प्रशासनिक विधानों में परिवर्तन जब भी करते हैं तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासनिक विधानों का पालन करने में यदि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनैतिकता, लापरवाही या त्रुटि की जाए तो उनको भी दंडित किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट में एक सुझाव दिया जा सकता है, कर की चोरी करने वाले एवं काले धन को एकत्रित करने वाले करदाताओं के लिए कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। आर्थिक दंड के साथ साथ में शारीरिक दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, जिसे वे कर की चोरी के स्थान पर कर के नियोजन का रास्ता अपनाएं। तो इस तरह से जो प्रशासनिक विधान हैं उनको प्लानिंग फ्रेंडली बनाने के लिए ये मुख्य सुझाव दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला अपन टॉपिक लेते हैं, कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याएं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, संगठन से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं टैक्स की प्लानिंग करने में या टैक्स के मैनेजमेंट करने में। मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि टैक्स मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज द टैक्स मैनेजमेंट? टैक्स मैनेजमेंट का मतलब हुआ कर का प्रबंध, और कर का प्रबंध के अंतर्गत वो बातें आती हैं जिसमें एक करदाता अधिनियम में दी गई छूट, कटौतियों आदि का अधिकतम लाभ उठाते हुए ब्याज,
पेनल्टी या अभियोजन प्रोसिक्यूशन से बच सके। ये आता है टैक्स मैनेजमेंट में। किसी करदाता का कर प्रबंध अगर अच्छा होता है, टैक्स का उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, अपने टैक्स के बारे में वो अच्छा मैनेजमेंट कर लेता है, तो उसका कर का भार स्वतः कम हो जाता है, बर्डन ऑफ टैक्स से उसके ऊपर कम हो जाता है। अगला इसका हेडिंग है कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याएं। अभी अपन ने समझा कि कर प्रबंध होता क्या है, टैक्स मैनेजमेंट, और टैक्स मैनेजमेंट के बाद में टैक्स मैनेजमेंट की संगठनात्मक समस्याएं क्या हैं, ये आता है उसके बाद में। टैक्स मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, उसमें टैक्स मैनेजमेंट का जो संगठन है उसके संबंध में करदाताओं को ये देखना पड़ता है कि टैक्स के मैनेजमेंट के लिए वो स्वयं का स्टाफ रखें या इस कार्य के लिए बाहरी संस्थाओं की सेवाएं लें। दो तरह की बातें हो सकती हैं टैक्स के मैनेजमेंट के लिए, या तो वो अपना एक स्टाफ नियुक्त कर ले, अथवा टैक्स के मैनेजमेंट के कार्य के लिए बाहरी जो संस्थाएं हैं उनकी निर्धारित फीस, शुल्क या पारिश्रमिक पर उनकी सेवाएं प्राप्त कर ले। दो तरह के दृष्टिकोण चलते हैं, और ये एक पहला हुआ। उसके बाद में एक संगठनात्मक समस्याओं का अध्ययन जो करते हैं वो करदाताओं की श्रेणियों के आधार पर भी होता है। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि करदाता व्यष्टि करदाता है या HUF है, HUF मतलब हिंदू अविभाजित परिवार, या फर्म है या कंपनी है या सहकारी समिति है या ट्रस्ट है, इनमें से कौन सा है। फिर उसी को देखते हुए ये तय किया जाता है कि इन उपर्युक्त करदाताओं को कब तो अपना स्टाफ प्रबंध के लिए रखना चाहिए और कब इस कार्य के लिए बाहरी स्टाफ नियुक्त करना चाहिए। तो ये दो तरह के दृष्टिकोण हो गए। अब उसके बाद में दोबारा से अपन आते हैं और इसका थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। पहले दृष्टिकोण या फर्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो क्या कहता है, और फर्स्ट व्यू पॉइंट ये कहता है स्वयं के स्टाफ द्वारा कर प्रबंध। खुद के स्टाफ के द्वारा, स्वयं के स्टाफ के द्वारा कर प्रबंध के अंतर्गत करदाता इस काम को अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से ही प्रबंध का कार्य करवाता है। उसके पास में जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं से वो टैक्स मैनेजमेंट का काम करवाता है। अब अगर अपने स्टाफ से वो टैक्स मैनेजमेंट का कार्य करवाता है तो उसको करवाने के लिए उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसलिए अगर उसका स्टाफ काम करता है ये टैक्स मैनेजमेंट का, तो अपन ये देखेंगे कि उसके क्या लाभ हैं। और उसके लाभों में पहला लाभ है कार्य की निरंतरता। इसमें कार्य की निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट का काम उस करदाता के स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए बिना किसी रुकावट के ये कार्य निरंतर वर्ष पर्यंत चलता रहता है। दूसरा इसका लाभ है उचित समय पर कार्य पूरा होना। जब संस्था के स्टाफ द्वारा ही ये काम किया जाता है तो वो उचित समय पर पूरा हो जाता है। उनको ये पता रहता है कि वो कार्य अपने को कब तक पूरा करना है, तो इसलिए उचित समय पर कार्य पूरा हो जाता है। अगला लाभ है कार्य में एकरूपता। स्वयं का स्टाफ होने पर वर्ष प्रतिवर्ष दीर्घकाल तक उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा वो कार्य किया जाता है, जिससे कार्य एवं निर्णय में एकरूपता बनी रहती है। ये इसका एक लाभ है।
कुशलता में निरंतर वृद्धि। खुद का स्टाफ लगातार अगर वो काम करता रहता है तो उस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उनकी कुशलता में लगातार वृद्धि होती है, जिसका फ़ायदा करदाता को मिलता है। गोपनीयता बनी रहना। खुद का स्टाफ जब ये काम करता है तो संस्था से संबंधित जो भी गोपनीय जानकारी हैं वो संस्था के बाहर नहीं जा पाती हैं, इसलिए गोपनीयता बनी रहती है। अगला लाभ होता है कम खर्चा। संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही ये काम किया जाता है, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्तियों को इस काम के लिए नियुक्त या अपॉइंट नहीं करना पड़ता। शीघ्र निर्णय। स्वयं का स्टाफ होने से बड़े बड़े कार्यों का निर्णय भी शीघ्रता से लिया जाता है, तो डिसीजन जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति पर वो डिपेंड नहीं होते। सही निर्णय। कर प्रबंध के संबंध में आने वाली समस्याएं लगभग हर साल एक जैसी होती हैं, अतः स्वयं का स्टाफ होने से भूतकालीन गलतियों को सुधारा जा सकता है और सही निर्णय लिया जा सकता है। और लास्ट में एक लाभ अपन कह सकते हैं लोचदार व्यवस्था। स्वयं का स्टाफ होने से व्यवस्था में लचीलापन रहता है। जब कार्य की अधिकता होती है तो कर प्रबंध के कार्यों में एक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, और जब काम कम होता है तो स्टाफ को इस कार्य से हटाया जा सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। ये आप लोगों ने कुछ इसके लाभ देखे। लाभ के बारे में बाद में स्वयं के स्टाफ को रखने से कुछ हानियां भी हो सकती हैं, और वो हानियां हैं, पहला, छोटे व्यवसायी के लिए अनुपयुक्त। एक अगर छोटा व्यवसायी है तो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं होता कि वो अपना स्टाफ इस काम के लिए रखे, इसलिए उसके लिए, छोटे व्यवसायी के लिए स्टाफ रखना संभव नहीं होता, इसलिए ये एक तरह से हानि के रूप में अपन बता सकते हैं। दूसरा है विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं होना। टैक्स मैनेजमेंट और प्लानिंग का काम है, वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, और इसके लिए कर कानूनों का सूक्ष्म एवं विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। बाहरी संस्थाओं के पास में वो ज्ञान अधिक होता है, इसलिए स्वयं का स्टाफ होने का एक ये भी नुकसान या हानि है, गलत निर्णय का खतरा। स्वयं का स्टाफ कर संबंधी कार्यों को दैनिक रूप से ही संपन्न करता है, उसे प्रोत्साहन के अभाव में किसी कार्य में विशेष जिज्ञासा और रुचि नहीं होती, बल्कि उसकी लापरवाही बढ़ जाती है, जिससे गलत निर्णय लेने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, प्रतिद्वंदी संस्थाओं के अनुभव का लाभ नहीं मिलना। जो प्रतिद्वंदी संस्थाएं हैं वो क्या प्लानिंग कर रही हैं, क्या मैनेजमेंट कर रही हैं, उनके अनुभव का लाभ नहीं मिलता। बाहरी स्टाफ नियुक्त करते हैं तो वो लाभ मिल जाता है, इसलिए अपने स्टाफ को नियुक्त करने से वो एक नुकसान रहता है। कर प्रबंध की नवीन तकनीक का लाभ नहीं मिल पाता। कर के कानून दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं और टैक्स मैनेजमेंट की नई नई तकनीकें आती रहती हैं। कर प्रबंध का जो कार्य करने वाले पेशेवर लोग हैं वो इन चीज़ों के टच में रहते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं,
अतः उनके जैसी दक्षता खुद के स्टाफ में नहीं आ पाती है। अधिक खर्चीली व्यवस्था। स्वयं का स्टाफ रखना वास्तव में अधिक खर्चीला है, क्योंकि कर प्रबंध का कार्य साधारण लेखापाल तो कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। अतः इस काम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करना पड़ता है, जिसको अत्यधिक पारिश्रमिक देना पड़ता है। लोचशीलता का अभाव। स्वयं के स्टाफ को काम की कमी होने पर हटाना उतना आसान नहीं है, इसलिए लोचशीलता का अभाव भी रहता है। गोपनीयता से संदेह को जन्म। जब स्वयं का स्टाफ ही ये काम करता है तो आयकर अधिकारी एवं संबंधित पक्षकार उनको शक की नज़र से देखते हैं। अतः उस संस्था पर छापे पड़ना या सर्वे होना आदि का खतरा बढ़ जाता है। कर्मचारियों का अनुचित दबाव। स्वयं का स्टाफ होता है और वो वर्षों वही काम करते रहते हैं, इसलिए वो करदाता को दबाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको गोपनीय बातों की जानकारी होती है। ये अपन ने देखी हैं कि स्वयं के स्टाफ को रखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये अपन ने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट टर्न पर अपन आगे काम करेंगे। थैंक यू।